नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिमाचल में 17 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी को उतार दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इसलिए प्रियंका को ये कमान सौंपी जाएगी। इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी की हिमाचल के सोलन के थोडो मैदान में रैली थी। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आती है तो राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ऐलान में कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए 1 लाख नौकरियां देने का भी फैसला पहली कैबिनेट में किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि 1 लाख सरकारी पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे। कुल 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर भी अग्निवीर योजना को लेकर हमला बोला और कहा कि जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं उन्हें सरकार ठेके पर रखेगी। चुनाव आयोग ने आज केवल हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की घोषणा की, जबकि गुजरात में मतदान को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से दोनों राज्यों में आमतौर पर एक ही समय में मतदान होता है। मालूम हो कि जब 2 विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने के भीतर समाप्त होता हो तो ऐसे मामलों में सभी राज्यों को चुनावी की घोषणा एक साथ की जाती है और परिणाम एक आम तारीख को घोषित किए जाते हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में और हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होता है, इसलिए इसके एक साथ कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। हालांकि विश्लेषक इसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले अपने आदेश में कहा था कि जिस जगह पर यह आकृति मिली है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया है, उसे सील कर दिया जाए। और माना जा रहा है कि जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरानी वस्तु के बारे में बताती है ये कितनी पुरानी है। गुड़गांव के भोरा कला गांव में स्थित एक मस्जिद में लगभग 200 लोग घुस गए और उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने नमाज पढ़ रहे लोगों को धमकाया और उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। यह घटना बुधवार रात को हुई। पुलिस ने इस मामले में 8 से 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और वो आगे की जांच कर रही है। भोरा कला गांव में रहने वाले सूबेदार नजर मोहम्मद की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदौरिया और संजय व्यास के नेतृत्व में आई भीड़ ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों को धमकाया। शिकायत में कहा गया है कि बुधवार रात को जब मस्जिद में नमाज हो रही थी तो ये लोग आए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया और मस्जिद के प्रार्थना हॉल में भी ताला लगा दिया। उन्होंने शिकायत में कहा है कि भीड़ ने उन्हें हत्या करने की धमकी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, अभियुक्त वहां से भाग चुके थे। गांव के सरपंच गजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मस्जिद में मरम्मत का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की निजी संपत्ति है और इस मामले में कुछ शरारती लोगों ने इस तरह की हरकत की है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवार एक बड़ी मस्जिद बना लेंगे और बाहर से लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर समर्थन किया है। बताना होगा कि मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। हालांकि इस गुट के तमाम नेता खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहे थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि खड़गे ने अपने जीवन के 50 साल से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है और वो ज़मीन से उठकर तमाम पदों पर रहते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तिवारी ने कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में तमाम पदों पर काम किया है, इसलिए वो संगठन की जो चुनौतियां होती हैं उनका निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे।
जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के बेहद अनुभवी व्यक्ति हैं और वो कई बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। गहलोत ने कहा कि खड़गे कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों को आत्मसात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से बातचीत करने में सक्षम होंगे। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने वाले सभी डेलीगेट से खड़गे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के रामपुरा से शुरू हुई। इससे पहले ये मांड्या जिले में कई जगहों से होते हुई आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ये सफर पैदल ही तय करेंगे। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रही है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के मामले में ईडी ने शुक्रवार यानी आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इस मामले में दिल्ली में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके अलावा पटना के शिवपुरी और पटेल नगर इलाके में भी छापेमारी की गई है। अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों से हैरानी हो रही है। बता दें, हाई कोर्ट का फैसला अडानी के पक्ष में था। बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से सटी 34 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी, अगर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC 3 महीने के भीतर अपनी वेयर हाउसिंग सुविधा की अनुमति या छूट पाने में विफल रहता है। जिसके बाद इस आदेश से असंतुष्ट CWC ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश CWC पर समझौते को लगभग थोप रहा है। इसी को लेकर जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का नजरिया संतुलित होना चाहिए था और ये समझौता एक वैधानिक निगम पर इसके नुकसान और एक निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं थोपा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपों से बरी कर दिया। दोष सिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साई बाबा को ट्रायल कोर्ट ने साल 2017 में नक्सलियों से संबंधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल हो जाने के बाद अब T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। BCCI के सचिव जयशा की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को बैकअप के खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है और वे भी जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।